शराब घोटाले के मामले में आज उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी, क्योंकि ईडी ने आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की जमानत का विरोध ही नहीं किया। संजय सिंह को जमानत मिल गई है। अब आम आदमी पार्टी के तेवर और भी ज्यादा तीखे हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संगठन का काम देखने वाले संजय सिंह के जेल से बाहर निकलने के बाद अब दिल्ली की राजनीति बहुत तेजी के साथ बदलती नजर आ रही है। जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं। सत्य की जीत हुई है, इसलिए मुझे न्यायिक पे भरोसा था। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद ही आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सत्य की विजय होने की दुहाई। दूसरी तरफ इसके पलटवार में बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि घोटाला नहीं हुआ है और अब वो दोष मुक्त हो गए हैं। आम आदमी पार्टी का विरोध करने वालों की तरफ से एक बात लगातार कही जा रही थी कि मामला इतना संगीन है कि शराब घोटाले में अब तक किसी को जमानत नहीं मिल पाई है। लेकिन संजय सिंह के जमानत के बाद अब अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। इस राजनीति की सारी परतें हम खोलने वाले हैं। 6 महीने से संजय सिंह जेल में थे। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई होनी थी। संजय सिंह को जमानत देते हुए कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा, यानी इस केस को आधार बताकर या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आधार बताकर भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों में जमानत के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। आम आदमी पार्टी इस फैसले को अपनी नैतिक जीत के तौर पर देख रही है और यही वजह है कि संजय सिंह की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के तेवर और ज्यादा तल्ख हो गए हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क या कुतर्क में कहूं कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है, वो खारिज हो गया। दूसरी बात, यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोषमुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है वो सब आज दोषी है ही। आम आदमी पार्टी के संगठन के लिए काम करने वाले संजय सिंह को जमानत लंबी जद्दोजहद के बाद मिल पाई है। 181 दिन के बाद यानी पूरे 5 महीने 29 दिन बाद संजय सिंह को जमानत मिली है। लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने यह कहा कि भाई जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी आई, ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह की रिहाई होते ही आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर ताल ठोक दी गई है। पहले सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि आपके अरविंद केजरीवाल शेर हैं और अब आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल ने बयान दिया है कि शेर को ज्यादा दिन तक कैद नहीं किया जा सकता। ईडी सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से संजय सिंह ने मिलवाया था। आरोप ये भी है कि संजय सिंह के एक सहयोगी सर्वेश को दिनेश अरोड़ा के आदमी से 2 करोड़ रुपए 2 बार में मिले थे। इस बुनियाद पर ईडी ने संजय सिंह को आरोपी बनाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी ने सिर्फ एक बयान पर संजय सिंह को गिरफ्तार कर पाया। आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। ऑर्डिनरी बेल ग्रांट होती है। बेल, अगर आप कानून जानते हैं, एक मैटर ऑफ राइट ऑर्डिनरीली होता है किसी भी अक्यूज के लिए, तो सूनर और लेटर बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट एंड अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड अ मैटर ऑफ लॉ एंड अ मैटर ऑफ प्रोसीजर। तो एक मैटर ऑफ प्रोसीजर को आप कह रहे हैं कि ये केस ही खत्म हो गया। 6 महीने की जेल के बाद जमानत मिलने के बाद संजय सिंह के परिवार में खुशी है और उनकी मां और पत्नी ने अदालत को धन्यवाद कहा है। अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है और जब तक मेरे तीनों भाई अरविंद जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जब तक बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक अभी ये खुशी अधूरी है और ये हमारा अभी सत्य की जीत हुई है, इसलिए मुझे न्यायिक पे भरोसा था, तो इसलिए सत्य की जीत हुई। इस मामले का एक पहलू ये भी है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि पीएमएलए के कड़े प्रावधानों के कारण उनके नेताओं को जमानत नहीं मिल पा रही है। हालांकि इस मामले में ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। अगर ईडी इस मामले में जमानत का विरोध करता तो फिर पीएमएलए कानून की शर्तों के मुताबिक अदालत को फैसला लेना पड़ता। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजे जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के 55 विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुलाकात की है। सौरभ भारद्वाज ने मीडिया को ये बताया कि सभी विधायक सुनीता केजरीवाल से ये कहने गए थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस लायक हो कि दिल्ली वासियों की सेवा कर सकेगा। या तो मैं हूं या मेरा परिवार है। तो अरविंद केजरीवाल का दोगलापन इससे प्रतीत होता है, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, खुद भ्रष्टाचारी बन गए। उन्होंने कहा परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई है, तमाम बयान है उनके, और आज उन्हें अपनी पार्टी में कोई नहीं मिला, केवल और केवल अपनी धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल जी मिली। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे उनको बिठा दें हम। उनको नहीं बिठाएंगे, ये छीका इनके भाग में नहीं फूटेगा। उनकी समस्या हम समझ सकते हैं, पेट में दर्द है, मगर ये पेट में दर्द अभी तो चलेगा, इसका कोई इलाज हमारे पास तो है नहीं। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील की तरफ से आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी जिक्र किया गया था। उसके बाद आतिशी ने दावा किया था कि वो मंगलवार को सुबह एक बड़ा खुलासा करेंगे। सुबह आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके करीबी व्यक्ति के द्वारा बीजेपी ने उन्हें ये संदेश पहुंचाया है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना 1 महीने में ईडी जेल भेज देगी। बीजेपी ने आतिशी के दावे पर पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने की धमकी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। नया दिन और नई मनोहर कहानियां, यही कुछ आज आतिशी ने मीडिया के सामने आके एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की और नई मनोहर कहानियां गढ़ी। आज मैडम कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन दर्ज करेगा। आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि अब उनके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। हालांकि इस पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का दावा है कि दरअसल आतिशी मार्लिना आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लेकर उनको फंसाने का काम कर रही हैं। अब
भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। ये इनकी एक आदत बन गई है असत्य का सहारा लेने की। पिछली बार भी जब इन्होंने ऐसा आरोप लगाया था ऑपरेशन लोटस कह के, तब भारतीय जनता पार्टी ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट करी थी कि जाइए और इन आरोपों की जांच करिए, अगर कोई है जिम्मेदार तो उसको आप कानूनी कार्रवाई या प्रक्रिया में लीजिए। लेकिन तब ना माननीय मुख्यमंत्री जी जांच में जुड़े, ना आतिशी जी जांच में जुड़ी। क्यों जुड़ते भी कैसे, सरासर झूठ जो है। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। स्टार कैंपेनर अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन अब संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ने की तैयारी करने की प्लानिंग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 राज्यों में रैली की। दोनों रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पर कांग्रेस रही और उन्होंने शहजादे शब्द का इस्तेमाल करके भी तंज कसा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो मौज करने के लिए नहीं, मेहनत करने के लिए पैदा हुए हैं। जो अभी 10 साल में है, उन्होंने जो भी किया वो तो बस ट्रेलर भर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता उन्हें जी भरकर गाली देते हैं, लेकिन उनका तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक होने जा रहा है। एक दिन 2 रैली और 3 सूबे और एक बार में 40 सीटों पर असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2024 का पहला मंगलवार ऐसे ही मनाया। देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। राजस्थान के लोग हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर गए। रुद्रपुर में रैली करके वहां से न सिर्फ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को साधा, बल्कि करीब में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों को भी मैसेज दे दिया। रुद्रपुर के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के कोटपूतली गए और वहां से पूरे राजस्थान यानी 25 लोकसभा सीटों को बीजेपी का 2024 वाला एजेंडा बता दिया। यानी एक दिन में 2 रैली और 40 सीटें प्रधानमंत्री ने कवर कर ली। उत्तराखंड और राजस्थान दोनों जगह ये प्रधानमंत्री की पहली रैली है। प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह पब्लिक से जोड़ने वाली बात कही, सीधी बात कही। रुद्रपुर में मजमा बहुत ज्यादा रहा। हम लोगों ने जो सोचा था वो पंडाल छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया और इसलिए जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था की कमी रही, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण यानी 19 अप्रैल को ही वोटिंग हो जाएगी। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, सिर्फ 5 लोकसभा सीट हैं, लेकिन इस राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर हमेशा कड़ी रही है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। उत्तराखंड में इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। कांग्रेस के लिए इस बार का चुनाव करो या मरो वाला है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का, बीजेपी ने उत्तराखंड से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और इस बार बीजेपी के सामने हैट्रिक लगाने का मौका है।
तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस चाहती है कि उनका संगठन इस बार बीजेपी को टक्कर देने की ताकत तो जुटा सके। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने उत्तराखंड के फैसले से सभी को चौंकाया है। लोकसभा हो या राज्य की विधानसभा, उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता जैसे गायब से हो गए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर कब्जा किया। उसका वोट शेयर रहा 55%। 2019 के लोकसभा चुनाव का भी यही फैसला था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 5% और बढ़ चुका था। इस बार रुद्रपुर में रैली से पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और बताया जा रहा है कि यह रोड शो पहले से तय नहीं था। उत्तराखंड उन राज्यों में से एक है जहां प्रधानमंत्री के दौरे और वहां से आई तस्वीरें तारीख बनती रही हैं। चाहे वो केदारनाथ हो या फिर पिथौरागढ़ का गूंजी गांव, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने ऐसा वादा भी किया जिसका असर बाकी भारत पर भी पड़ सकता है। मेरा लक्ष्य है आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो, बिजली का बिल 0 हो और बिजली से कमाई भी हो। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल से बीजेपी माला राज्य लक्ष्मी शाह के सामने कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला हैं। गढ़वाल में बीजेपी के अनिल बलूनी के सामने कांग्रेस के गणेश गोदियाल हैं। अल्मोड़ा जो सुरक्षित सीट है, वहां से बीजेपी के अजय टम्टा के सामने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा हैं। नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट पर बीजेपी के अजय भट्ट के सामने कांग्रेस के प्रकाश जोशी हैं। हरिद्वार में बीजेपी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा है, उनके सामने है कांग्रेस के वीरेंद्र रावत। अब सवाल है कि इस लिस्ट में बाकी पार्टियों का नाम क्यों नहीं लिखा गया? मसलन बीएसपी और बाकी क्षेत्रीय दल का जिक्र इस बार उत्तराखंड से क्यों गायब है? 2014 के बाद से उत्तराखंड में बीजेपी का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने तो उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों को हाशिए पर धकेल दिया था। 2019 के चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों को 5% से भी कम वोट शेयर मिले थे, लेकिन 2004 में जब पहली बार अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव हुए तो इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों का वोट प्रतिशत 20% तक था। तो मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री मोदी पहले दिल्ली से उत्तराखंड के रुद्रपुर गए और फिर वहां से राजस्थान के कोटपूतली गए। करीब 350 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने के बाद राजस्थान की जमीन पर प्रधानमंत्री के सामने एक बड़ी भीड़ थी। बैक टू बैक रैली किसी नेता के लिए आसान नहीं रहती। हालांकि नरेंद्र मोदी का पूरा चुनाव प्रचार 2014 से ही इसी तरह होता आया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पर यहां भी कांग्रेस और राहुल गांधी रहे। आज एक और देश को परिवार मानने वाले, देश को परिवार मानने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। कोटपुतली में हुई रैली का असर अलवर और भरतपुर तक माना जा रहा है।
खासकर गुर्जर और यादव वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश है। कोटपुतली से कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे राजेंद्र यादव अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इसलिए शाहपुरा, विराटनगर, आमेर और अलवर तक के यादवों को बड़ा संदेश देने की कोशिश इस रैली के जरिए की गई है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 दो चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 12 सीटों और दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। इन सभी सीटों पर बीजेपी पिछली बार जैसे नतीजों की उम्मीद लगाए हुए है। जब एनडीए यानी बीजेपी ने सभी 25 की 25 सीटें जीती थी, इस बार पार्टी ने 25 सीटों में से 10 पर मौजूदा सांसदों को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि 15 सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी को 25 की 25 सीटें दी थी। राजस्थान ने 2019 में भी एनडीए को 25 की 25 सीटें दी थी और अब 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून। दिल्ली की बात हो रही है इस वक्त। सर बीजेपी जी क्यों बीजेपी? सर उधर बीजेपी मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? क्या किया मोदी जी ने किसानों के लिए? मोदी जी ने किसानों के लिए तो किया, अच्छा ही काम किया है। क्या किसान सम्मान निधि दे रहे हैं? किसानों को क्या है, अभी इधर तो गहलोत सरकारी चाहिए, उधर बीजेपी। राजस्थान में? हाँ राजस्थान में। लेकिन दिल्ली में वो चाहिए। दिल्ली में मोदी जी चाहिए। कोटपुतली में प्रधानमंत्री की रैली के साथ राजस्थान में बीजेपी के बम्पर प्रचार की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर, सीकर और जोधपुर का दौरा किया। आगे प्रधानमंत्री की 2 और बैक टू बैक रैली है। 2 अप्रैल को कोटपुतली में रैली के बाद प्रधानमंत्री 5 अप्रैल को चूरू लोकसभा सीट में रैली करेंगे। इसके बाद अगले ही दिन 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नागौर में एक सभा करेंगे। नागौर लोकसभा सीट पर भी इस बार सबकी नजर है, क्योंकि इस बार आरएलपी के हनुमान बेनीवाल बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, जबकि बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है, जो पहले भी हनुमान बेनीवाल से शिकस्त खा चुकी है। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी के मिशन 25 के लिए नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े कैंपेनर बने हुए हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, राहुल गांधी को केवल यही आता है कि हम केस के खिलाफ, उनका कोई मुद्दा ही नहीं है, राहुल के पास कोई वो नहीं है। हम राहुल मतलब उनको उनकी खुद की पार्टी नहीं मान रही। लेकिन अब तो विपक्ष एकजुट हो गया, एनडीए गठबंधन बन गया। आप देखो गठबंधन में भी ये फूट है। हाँ। आप ये देखो वहाँ बिहार में देख लीजिए, कहाँ गठबंधन है। कांग्रेस ने राजस्थान में 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। नागौर और सीकर सीट गठबंधन के तहत आरएलपी और लेफ्ट के लिए छोड़ी है, जबकि बांसवाड़ा सीट पर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। राजस्थान में भी कांग्रेस के लिए उत्तराखंड जैसे ही हालात है। दोनों राज्यों में 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी और कांग्रेस एक भी सीट दोनों राज्यों में नहीं जीत पाई थी। मेरा एक काम जरूर करना होगा, आपको करेंगे। देखिए गर्मी बहुत बढ़ती चली जा रही है। हम तो वीरों की भूमि है, कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही बर्फबारी क्यों न होती हो, रेगिस्तान में कितनी ही आंधी चलती हो, लेकिन हमारा राजस्थान का वीर बिना डगे बिना थके खड़ा रहता है। इलेक्शन कैंपेन वाली गर्मी अभी और बढ़ेगी। 19 अप्रैल को पहला वोट पड़ने से पहले अभी 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त बाकी है। वो कहते हैं ना कि अच्छी शुरुआत एक अच्छे अंत की तरफ ले जाती है।